हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का एक नया लेक्चर जो एनटीयूसी नेट कैटेगरी में पूछा जाता है। उसके साथ साथ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के सिलेबस में भी पूछा गया है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो भाई साहब, पहले तो आप ये बताइए कि लास्ट क्लास में जो कम्युनिकेशन हमने कराया था उसको कंप्लीट किया? सर बिल्कुल किया, है ना। और जो लोग नहीं किए हैं उसको जाके पहले कर लीजिएगा, तो फिर ये ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सर बैरियर मतलब बाधा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो। तो सर पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग समझा देंगे क्या? क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब के साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा कर लेंगे, फिर हम समझ पाएंगे कि उसका बैरियर क्या आएगा, क्या क्या बाधा आएंगी कम्युनिकेशन में। नहीं जी, चलिए तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने की ठानी, या मैं आपको कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, वो सब्जेक्ट्स जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक उसी प्रकार से वो चीज आप तक समझ आ गई, ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद अगर आपने मुझे रिप्लाई देकर ये कहा कि सर ये चीजें आपने बहुत अच्छे पढ़ाई, समझ में आ गया, इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ कि जब एक कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है या कोई स्पीकर बोल रहा है तो लिसनर को यानी कि स्टूडेंट को या फिर सामने वाला जो सुन रहा है उसको कम्युनिकेटर की बातें उसी हिसाब से या उसी तरीके से समझ आ रही है जैसा कम्युनिकेटर जिस इंटेंशन के साथ समझाना चाह रहा है। तो हम कहते हैं कि भैया कम्युनिकेशन हुआ कंप्लीट। लेकिन जब वो चीज रिप्लाई लिसनर के द्वारा या फिर जो जो सुनने वाला है उसके द्वारा कम्युनिकेटर को रिप्लाई आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कि फीडबैक वापस आ जाता है, तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ। अब इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिससे हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वैसे ही कुछ बाधाएं हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, 7 C's 4 C's 4 S के बेस पर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन पहले देखेंगे और उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे या बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में, आइएगा देखिएगा। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिएगा नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल। अगर आपको नोट्स चाहिए एनटीयूसी नेट से रिलेटेड तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है जो मैं ये लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स यहाँ मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम मोटिवेट होते रहे और आपको नया लेक्चर्स लाके देते रहे। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, और ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, चाहे आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे यूजीसी नेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये यूजीसी नेट के लिए पूरा डिफाइंड जो है ये लेक्चर्स अवेलेबल है इसी चैनल पे, ठीक है। और अगर आप नए लेक्चर्स के लिए देख रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है जी। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इट्स बैरियर्स। तो हमने क्या कहा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्लेस करना नहीं होता है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ एक्सचेंज नहीं करना होता कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं वो आप समझ गए और आपने मुझे फीडबैक दे दिया कि सर ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इसको कहा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तो बोल रहा है भाई साहब कि जस्ट डिलीवरिंग अ मैसेज इज नॉट इनफ, मैसेज को डिलीवर करना इनफ नहीं है, इट मस्ट मीट द पर्पस ऑफ द सेंडर। सेंडर जो कहना चाह रहा है उसका पर्पस मीट जरूर करना चाहिए। करेक्ट, कीपिंग दिस इन माइंड, इस बात को माइंड में ध्यान में रखकर लेट्स डिस्कस द एलिमेंट ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला कि भाई मैसेज जो बोल रहे हो ना वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, सिस्टमैटिक फ्रेम होना चाहिए। जो आप बताना चाह रहे हो वही बात उसमें होनी चाहिए, कोई
मतलब बताना कुछ और चाह रहे हो और समझ कुछ और जाए, ऐसा वाला बात नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो ऑडियंस को, वो मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो मैसेज देना चाह रहे हो, जो बताना चाह रहे हो, जो आप आइडिया शेयर करना चाह रहे हो, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो और बाइसनेस हो, एरर्स हो, गलतियां हो, तो फिर आपका मैसेज करेक्ट नहीं होगा, तो फिर वो आप डिलीवर भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तीसरा है जो एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा आधा बात आप कुछ शेयर कर रहे हो, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। आधा इंफॉर्मेशन, मैंने बोला कम्युनिकेशन हो गया, बात खत्म, चलो पढ़ लिया, कंप्लीट, ऐसा नहीं। कंप्लीट, जब भी कोई चीज पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो, तो वो कंप्लीट करना चाहिए। अगर कुछ आधा अधूरी, बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है, तो वही है कि आधा अधूरा अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया तो वो गलत डिसीजन की ओर जा सकता है। बात ध्यान में है जी। उसके बाद प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए, मतलब शॉर्ट एंड कंसाइज। शॉर्ट कंसाइज मतलब बहुत छोटी, बहुत सही तरीके से जो आपको बोलना है बस उतना बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन करिए और आप आगे बढ़ जाइए। सिंपल सी बात है, जितना ही कहना है उतना ही। मतलब कुछ कुछ लोगों का ना लंबा लंबा फेंकने का आदत होता है ना, वो बोलते रह जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। जो आपको कहना है आप कहिए और फिर निकलिए, एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेट रहिए। उसके बाद रिलायबिलिटी है ना, देखो ये भी बात बहुत जरूरी है कि आप जो कह रहे हैं वो कितना रिलायबल है, वो कितना सही है, इस बात को भी होना चाहिए कि जो भी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो मतलब डिलीवर कर रहे हैं वो राइट डिलीवर कर रहे हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, और एक चीज और कि आप, सबसे पहला बात ये भी है कि जब कोई चीज सुन रहे हैं आप किसी का, तो आपको सामने वाले पर ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई साहब वो जो मैसेज दे रहा है वो सही मैसेज दे रहा है। मतलब दोनों बातें होनी चाहिए कि रिसीवर को ट्रस्ट करना चाहिए और सेंडर को भी सही मैसेज देना चाहिए, इसीलिए कहा गया रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपेंट, देखो किस किस मीडियम के तहत आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप YouTube के प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओगे, इंस्टाग्राम के जाओगे, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लोगे, हिंदी में लोगे, इंग्लिश में लोगे, क्या पोजीशन होगा रिसीवर का, ये सारी चीजें आपको क्या करना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए, पहले ही पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्लान करनी होती है, ये सारी चीजें माइंड में रख कर तब आपको कम्युनिकेशन करना होता है। तो ये क्या था, तो भाई साहब ये जो था ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो इसकी। सेंडर्स की कर्टेसी को भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कह रहा है द मैसेज सो ड्राफ्टेड मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंडर्स कर्टेसी, हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड द रिसीवर। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया क्लियर होना चाहिए, है ना, कि आप जो भी बोलना चाह रहे हो प्रोफेशनल टोन, पोलाइटनेस के साथ बोलेंगे तो आपका बड़ा मजा आएगा, है ना। ये चीज होना चाहिए, सेंडर्स की कर्टेसी होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये बात हो गया। अब देखो इसी में ना दो सवाल आते हैं, क्या 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C में आता है सबसे पहला कंप्लीटनेस। क्या आता है, कंप्लीटनेस, मतलब बोल रहा है गिव इंफॉर्मेशन सो द ऑडियंस अंडरस्टैंड, मतलब जितना, अब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बोल के चले जाओ, कंप्लीट मैसेज शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट मतलब जितना इंफॉर्मेशन देना है जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए, इतना इंफॉर्मेशन दे देना है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है, इतना जितने से सामने वाले को क्लियर पता चल जाए कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा बोला कर्टेसी होनी चाहिए आपके मैसेज में, बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल टोन। आप जो भी बोल रहे हैं पोलाइटनेस के साथ बात करिए, प्रोफेशनल टोन के साथ बात करेंगे तो आप क्या होगी, कर्टेसी। और ये चीज होना चाहिए किसके लिए, सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तीसरा क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके आइडियाज, आपके चीजों में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। मतलब जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी आप शेयर कर रहे हैं, वो इजीली अंडरस्टूड, इजीली समझा जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना, क्लैरिटी के साथ। करेक्टनेस होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वर्ड का चॉइस, ये सारा चीज आपको इग्नोर करना होगा कि भैया कोई भी चीजें हमारा गलत ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, वर्ड की चॉइस गलत ना हो, इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो गलत ना हो। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना होगा। ये चौथा। पांचवा है कोहेरेंट या कंसिस्टेंसी, मतलब जो भी आप बात कर रहे हैं वो सीक्वेंस में करें। जैसे अगर मैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था तो पहले मैंने आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ाया, तब आपको पता चलेगा कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर अच्छा ऐसा है तो उसके आने जब हम कम्युनिकेशन करेंगे इफेक्टिव तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आएंगे। सो इस तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस के साथ आपको कोई भी कम्युनिकेशन डिलीवर
करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके बाद है कॉन्क्रीटनेस, मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको क्या करना चाहिए, इसको बताना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद है कंसाइजनेस, मतलब जाइए गेट्स टू पॉइंट विदाउट द अननीडेड वर्ड्स एंड इमेजेस, मोटा मतलब फालतू की बकवास नहीं, कंसाइज वेज में आपको बताना पड़ेगा कि भैया इतना ही है, ये स्पेसिफिक चीज है, इसके साथ आप जान लीजिए। फालतू अननीडेड वर्ड्स, अननीडेड इमेजेस के साथ आपको नहीं करना है। तो ये 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई? जी सर। चलिए अब 4S की बात कर लेते हैं। 4S में शॉर्टनेस बोल रहा, मैसेज शुड बी ब्रीफ सो इट इज कम्युनिकेटेड फास्टर, मतलब शॉर्टनेस इकोनोमाइज करता है। तो मैसेज क्या होना चाहिए, एकदम ब्रीफ में होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर पाए। फ्लडिंग हाई साउंडिंग वर्ड डज नॉट क्रिएट, मतलब जो मतलब इजी वे में बोलते हैं ना, इजीएस्ट लैंग्वेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भारी भरकम वर्ड मार रहे हो, पूरा बोले जा रहे हो, सामने वाले को समझे में नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा। सिंप्लिसिटी इंप्रेस करता है लोगों को, जितना आप सिंपल रहिए, जितना आपकी क्लैरिटी रिवील्स करेगा, आपकी थिंकिंग की क्लैरिटी, आप कैसे सोचते हैं उसका क्लैरिटी रिवील्स करेगा, तो लोग इंप्रेस होंगे। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ कन्विंस करता है, कहता है इफ सेंडर बिलीव्स इन द मैसेज इज बाउंड टू कन्विंस, अगर आपको आपके द्वारा किए गए बातों पे बिलीव है, अगर आप जो मैसेज देना चाहते हैं उस पे बिलीव है, तो आप क्या करेंगे, आपको स्ट्रेंथ फील होगा। सिंसियरिटी अपील करता है, कह रहा है अगर आप सेंडर जेन्युइन है, इट विल बी एक्सप्रेस बाय वे हिज कम्युनिकेट, बोल रहा है अगर सेंडर जेन्युइन होगा तो वो एक्सप्रेस करा लेगा जो वो बात कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तरीके थे, एक 4C के द्वारा, सॉरी 7C और 4S का कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव होगा, इसका तरीका था। ये बातें हमने कर ली। अब हम लोग चलेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। भाई साहब बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स मतलब बाधाएं, बैरियर्स का मतलब क्या होता है जी, बाधाएं, है ना। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखिए क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है वो पहले मैं एक बारी फिर से आपको, चलिए कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो भैया कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, मैसेज उसका डिलीवर करता है, फिर मैसेज जो है रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उसको देखता है और फाइनली उसको फीडबैक दे देता है। ये कहानी है, जैसे मैं आपको भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करने के बाद आप तक ये पहुंचेगा, जिस दिन आप तक पहुंचेगा आप क्या करोगे, उसको सुनोगे, सुनने के बाद कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करोगे, हो गया कम्युनिकेशन कंप्लीट जी। तो अब मुझे बताओ कि अगर मान लो जैसे तुम मेरा जिस दिन लेक्चर आया और तुम्हारा नेट खत्म हो गया, क्या है ये, बैरियर्स है ना, तुम नहीं सुन पाए मेरा लेक्चर्स, बैरियर्स है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करते करते लाइव कट जाए, क्या है, बैरियर्स है ना, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेक्निकल बैरियर है, टेक्निकल इश्यू आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे बैरियर्स है जिसकी चर्चा हमें आगे करनी है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कम्युनिकेशन इज फ्रूटफुल इफ एंड ओनली इफ द मैसेजेस सेंट बाय द सेंडर इज इंटरप्रेटेड विद द सेम मीनिंग बाय द रिसीवर्स। बोल रहा है कम्युनिकेशन तभी फ्रूटफुल होगा, तभी फायदेमंद होगा जब जो सेंडर यानी कि मैं सेंडर हूं, अभी मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं वही बात आप भी समझें, तभी वो क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज मैं ये कह रहा हूं अभी समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात, है ना, इसीलिए ध्यान रखना है। कह रहा है एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ब्लॉक्स एनी स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन द मैसेज विल बी डिस्ट्रॉयड। बोल रहा है अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गया या कोई ब्लॉकेज आ गया किसी भी स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन में, तो मैसेज क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। ड्यू टू सच डिस्टर्बेंस, उस डिस्टर्बेंस की वजह से अ पर्सन फेसेस सेवियर प्रॉब्लम्स, तो एक इंसान को उस डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। देयर आर सेवरल बैरियर्स दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। दीज बैरियर्स इंटरप्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और ये बैरियर क्या करेंगे, सेंडर से रिसीवर तक जब मैसेज जा रहा होगा तो उसमें इंटरप्ट करेंगे, जो क्या करेगा, जो कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाता है, क्या करता है, इनइफेक्टिव बनाता है। सो इट इज एसेंशियल टू ओवरकम दीज बैरियर्स, और इसीलिए इस सब बैरियर से ओवरकम करना जरूरी है। द मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर समराइज्ड बिलो। सबसे पहला जो बैरियर होगा वो होगा टेक्निकल बैरियर। कौन सा बैरियर होगा जी, टेक्निकल बैरियर। अब देखो टेक्निकल बैरियर कैसे होता है सर, टेक्नोलॉजी की वजह से, नहीं किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। अब टेक्नोलॉजी की वजह से बैरियर क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया कि मैं आपको दूं, मैं आपको वीडियोस डालूं और उस दिन आपका नेट खत्म हो जाए,
या जो सॉफ्टवेयर कर रहे हो वो करप्ट हो जाए, फोन टूट जाए, तो ये क्या है, ये सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है या टेक्निकल बैरियर्स होगा कम्युनिकेशन के बीच में। मैं तो डाल दिया, मैंने तो अपना काम कर लिया, बट आप तक पहुंचा ही नहीं, तो वो वाली बात हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, देयर कैन बी टेक्निकल इश्यूज विच में हिंडर कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्टोर्ट द मैसेज विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आवर वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग आर चेंजिंग एंड नाउ देयर इज अ हायर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ये बात बिल्कुल सही है कि आज बिना टेक्नोलॉजी का भाई साहब कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। फोन टूट गया तो गए, पता नहीं किडनी निकल जाती है हम लोगों की, क्या होती है, किडनी निकल जाती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए क्या क्या बैरियर्स आते हैं, देखिएगा टेक्निकल बैरियर्स कैन अराइज ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब फोन का टूट गया, फोन में सॉफ्टवेयर खराब हो गया, कोई चीज मान लो आप किसी एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है ना, तो ये क्या है, टेक्निकल बैरियर्स आ जाएंगे आपके कम्युनिकेशन में। डिफरेंस इन द वर्जन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल सेंडर रिसीवर, बोल रहा है वही बात है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का वर्जन आ गया हो या आपका डिफरेंस हो गया होगा वर्जन, मतलब मान लो मेरा 4.0 है, आपका 5.0 है, ऐसा वाला। इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी नहीं है तो पर भी आपको दिक्कत हो सकता है सेंडर और रिसीवर्स में। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं गूगल मीट के थ्रू आपको पढ़ाना चाह रहा हूं और पता चला आपको गूगल मीट के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। ये इसको बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स। और सम अनइंटेंशनल थिंग्स जैसे नॉइज भी आ जाए तो भी आ जाता है। दूसरा जो बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर्स। क्या जी, फिजिकल बैरियर्स। अगर हम फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो वो एक ऐसा बैरियर होता है जो सेंडर और रिसीवर्स के बीच में एक फिजिकली हार्मनेस क्रिएट करता है। जैसे अगर कोई सेंडर है, कोई रिसीवर से उस बीच में बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, और बीच में कोई हॉर्न मार रहा है, पापा पापा, क्या होगा, वो नहीं सुन पाएगा, है ना, उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आइए हम इसको लेके चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिजिकल बैरियर्स आर सच एज लोकेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर्स, environment around them, their voice, noise in environment, classroom layout, outdated equipment, ये सारा वजह फिजिकल। अब जैसे आउटडेटेड इक्विपमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो अभी मेरा कैमरा अचानक से खराब हो जाए, ठीक है, क्योंकि आउटडेटेड हो गया है, नया कैमरा नहीं है, पुराना 3-4 हजार साल पुराना वाला है, तो दिक्कत हो गया, तो फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपसे उस समय, वो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, टाइम, ये सारे क्या हैं, ये कैन लीड मिस कम्युनिकेशन। सम ऑफ द फिजिकल बैरियर्स आर गिवन बिलो, कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। आइए मैं आपको एक एक करके इसको समझाने की कोशिश करता हूं, कुछ आप पढ़ लीजिएगा, कुछ मैं आपको समझा देता हूं। क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा, कह रहा है इन स्कूल द क्लासेस and the teachers and the principal rooms are in the different blocks, then a student will not be able to communicate effectively with the teacher after class। एक बात बताइए, आपका पढ़ाई होता है किसी और डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये मान लेता हूं, और आपके जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स का ब्लॉक अलग रखा गया है। अब बताओ, आपको क्वेश्चंस पूछना जाना पड़ेगा, तो मान लो 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है अलग ब्लॉक में, क्या बच्चे जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो वो क्या हो गया सर, वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो गया, या इसको बोल सकते हैं बैरियर्स आ गया कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलिए अब एक चीज और में देखिएगा, सुनिएगा, if the communicating verbally then the problem may arise, they are not audible to each other, बोल रहा है there are chances of misinterpretation especially in the words with similar pronunciation। अगर कोई सिमिलर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो वहां भी दिक्कत हो सकती है, फिजिकल बैरियर आ सकता है। जैसे कोई बोला आइसक्रीम और जैसे आवाज आ रहा है आइसक्रीम, दोनों में क्या है, डिफरेंशिएट है, तो यहां भी आपको फिजिकल बैरियर हो सकता है। मान लो कोई ट्रैफिक का एरिया है, उस ट्रैफिक एरिया में आप कम्युनिकेट किसी से बात कर रहे हो फोन पर, उधर से मारा है पपो, तो भी दिक्कत आ सकती है ना। इसको बोलते हैं क्या, फिजिकल, मतलब आप फिजिकली हार्म हो रहे हो, क्या बोलते हैं, फिजिकली हार्म हो रहे हो। चलिए एक और एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है देखिएगा, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर कैन आल्सो लीड द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम। तो बोल रहा है अगर दो लोगों के बीच में डिस्टेंस होगा और टाइम का गैप होगा, तो वहां पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। कैसे देखिएगा, और कह रहा है इट कैन बी ओवरकम विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू चैट, वॉइस, वीडियो कॉल्स etc। देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन 2 पर्सन हु मीट डेली बट एट द रॉन्ग टाइम। बोल रहा है कम्युनिकेशन गैप उनके बीच में हो जाएगा, जो 2 पर्सन मिलते तो रोज हैं लेकिन उनके बाद अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है एक बंदा जो है हस्बैंड वाइफ है, एक बंदा आता है और मतलब हस्बैंड वाइफ उसका बच्चा है, 3 लोग हैं। हस्बैंड जो है वो सुबह जॉब पे जाते हैं और रात को लेट से आते हैं, और जब रात को लेट से आते हैं तो बच्चा सो जाता है। फिर जब उसके मम्मी जो है
सुबह जल्दी चल जाती है, मतलब रात को जल्दी चल जाती है, तो रात को अगर जल्दी चल गई माँ, तो सुबह क्या हुआ, सुबह से रात तक पापा जो थे वो बच्चा से नहीं मिल पाए, और जो रात में मम्मी चली गई तो वो फिर सुबह सोए रह गए, तो वो उससे बात नहीं कर पाया। मतलब दोनों मम्मी पापा का सुबह और रात वाला एक कहानी था, दोनों तो आए, दोनों साथ में रहे, लेकिन बात नहीं कर पाए। एक जब जगह था तो दूसरा सो गया रहा था, दूसरा सो रहा था तो पहला वाला क्या हुआ था, जगह था, ऐसा वाला कहानी था। तो इस वजह से भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप हुआ। मतलब फिजिकल बैरियर कहने का मतलब है जब आप फिजिकली अवेलेबल हो और उस समय आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन। देखो ये फिजिकली हार्म कर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत सारी चीजें, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी, अब आप क्या होगा, आप भूल जाओगे चीजों को, ओवरलोड हो जाएगा, तो आप कम्युनिकेट बढ़िया से नहीं कर पाओगे। ठीक है, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द इलिजिबल हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं लिख रहा हूं, मान लो मैं लिख रहा हूं, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको पता चल रहा है नहीं, तो ये गलत है। लेकिन मेरी अगर हैंड राइटिंग ऐसे है, मैं लिख रहा हूं सीधा, तो आपको पता चल रहा है मैंने कम्युनिकेशन लिखा है ना। तो ऐसा, तो इसी अगर हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है, अगर उसमें एलिजिबल है, आप उसमें नहीं देख पा रहे हो, तो भी क्या होगा, तो भी फिजिकल दिक्कत आएगी। तो फिजिकली जहां पे आप नहीं कम्युनिकेट पा रहे हो उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। चलिए नेक्स्ट बैरियर इज सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स होता है रिलेटेड टू ये लैंग्वेज, रिलेटेड टू वर्ड्स, कि जब टेक्निकल वर्ड्स की बात करे जाते हैं, यहाँ पे वो टेक्निकल वर्ड्स यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे जब उस चीज के लिए प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर अराइज हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई बात हमें कहना है और हम एक फ्रेज का यूज कर रहे हैं, है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, फॉर एग्जांपल ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, इस तरह की चीजें अगर हम यूज कर रहे हैं और इसका मतलब सामने वाले को नहीं पता होता है, तो हम कहते हैं कि सेमेंटिक बैरियर्स अराइज हुआ। जब सेंडर या आपको बोल सकते हैं कम्युनिकेटर ऐसी चीजों का यूज करता है और सामने वाले को ना पता हो, तो कह सकते हैं क्या, सेमेंटिक बैरियर अराइज हुआ। देखिएगा कह रहा सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो वर्ड्स का मीनिंग है उसका मतलब हम लोग बोलते हैं क्या, सेमेंटिक बैरियर। डील्स विद हाउ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो सेमेंटिक बैरियर वर्ड्स का खेल है, टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे आ गए तो उसमें दिक्कत, उस वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, सेमेंटिक बैरियर। टेक्निकल वर्ड्स याद रखिएगा जी, मीनिंग्स क्या भी लिटरल और फिगरेटिव। अब देखो लिटरल और फिगरेटिव दो अलग अलग वर्ड है, उसका क्या मतलब है समझिएगा। लिटरल मीनिंग मतलब जो चीज है वही एक्चुअली, जैसे मैंने बोला सांप तो सांप, लेकिन अगर मैं फिगरेटिव मीनिंग की बात बोलूं तो मैंने बोलूंगा जो डंक मारता है जो ऐसे ऐसे फन फैलाता है, तो क्या होगा, इसका फिगरेटिव मीनिंग हो गया, है ना। मतलब क्या बोल रहा है, लिटरल मीनिंग मतलब होता है व्हाट इज मींस एक्चुअली, जो एक्चुअली मीनिंग होता है, और फिगरेटिव मीनिंग में व्हाट इंप्लाइज इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली बोला जाता है। तो यहां सेमेंटिक बैरियर तभी होगा जब आप इनडायरेक्टली तरीके से बोलोगे या उसका रियल मीनिंग नहीं समझ में आएगा सामने वाले को, तो वो चीज। इसी का दूसरा नाम डिनोटिव और कॉनोटिव है। डिनोटेटिव का मतलब होता है कि अनदर नेम या किसके लिए, लिटरल, लिटरल मीनिंग मतलब, डिनोटेटिव मतलब डिक्शनरी मीनिंग होता है एकदम सेम टू सेम, लिटरल मीनिंग बोल लो डिनोटेटिव बोल लो सेम चीज है। और कॉनोटेटिव मतलब होता है इमोशनल फीलिंग, है ना, अनदर, ये लिटरल मीनिंग होता है जो आप अलग तरीके से कहना चाहते हो, सब्जेक्टिव मीनिंग भी कहते हैं इसको, है ना। ये देखो यार, इसको मैं ना थोड़ा सा बता देता हूं, चलो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो, वैसे तो मैंने बताया है, देखो डिनोटेशन होता है एक होता है कॉनोटेशन, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं लिटरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव मीनिंग, इसको बोल देते हैं हम लोग फिगरेटिव मीनिंग, और इसको सब्जेक्टिव मीनिंग भी बोलते हैं। मतलब सबका एक ही है। डिनोटेशन मतलब डिक्शनरी मीनिंग बोलते हैं, एज इट इज जो है वही। कॉनोटेशन मतलब सब्जेक्टिव मीनिंग बोलते हैं, मतलब फ्रेजल वगैरह, या फिर जो हम लोग मुहावरा कहते हैं वो वाला चीज, है ना, ये सारा चीज। तो इस तरीके से जो लोग करते हैं उसको सेमेंटिक बैरियर कहा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा था मीनिंग्स व्हिच वी आर यूज्ड फॉर इडियम एंड फ्रेजेस आर नॉट देयर लिटरल मीनिंग। जो इडियम और फ्रेजेस हम लोग यूज करते हैं वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है, बट देयर फिगरेटिव मीनिंग्स। क्या होता है, फिगरेटिव मीनिंग्स। तो अगर इस तरह का चीज हो रहा है तो आपको सेमेंटिक बैरियर होगा ही होगा। कह रहा है कम्युनिकेशन विल बी इनइफेक्टिव द रिसीवर्स इंटरप्रेट द मीनिंग एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हुआ जब सेंडर ने जो कहा वही रिसीवर समझ पाया। बट इफ इट गेट्स मिस इंटरप्रेटेड, अगर वो मिस इंटरप्रेट हो रहा है, जो चीज सेंडर बोलना चाह रहा है वो रिसीवर नहीं समझ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या,
कि वो सेमेंटिक बैरियर हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। क्या हो गया? सेमेंटिक बैरियर्स हो रहा है। तो बैरियर्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ वर्ड, सिंबल, साइंस गिवन बिलो। तो ये सारा जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमेंटिक बैरियर। एक दो एग्जांपल देखते हैं जरूर। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या रहा है? इफ द सेंडर एंड रिसीवर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जैसे अगर केरला का कोई टीचर पंजाब में रिक्रूटमेंट हुआ है उसका, तो वो केरला वाला जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानता होगा, लेकिन पंजाबी उसकी डल होगी। तो केरला वाला क्या करेगा? केरला वाला नहीं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा पंजाबी में, कुछ दिन रहेगा उसके बाद पंजाबी सीख के वो सही से बोल पाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या? सेमेंटिक बैरियर्स। मुझे लगता है अब सेमेंटिक बैरियर्स क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा देखो, if the sender receiver attribute different meanings to the word, symbol, signs, they also be not be able to communicate effectively. This can also lead to misunderstanding resulting in the spoiling their relations. For example, the word cheap can be different meaning depending upon the context which is used. देखो, एक चीप वर्ड का अलग अलग कई को मीनिंग हो सकता है ना, तो चीप वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है जी। इसीलिए इसमें भी क्या हो सकता है? इसमें आपको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाइए पुअर वोकेबुलरी। अगर किसी इंसान की वोकेबुलरी बहुत पुअर है या फिर उसके पास कम वोकेबुलरी, मतलब उसके पास वर्ड्स ही नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए उसके पास वर्ड्स की कमी हो जाएगी, तो भी वो मिस कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन उसकी इफेक्टिव नहीं होगी, बैरियर्स हो जाएंगे। अब मान लो मुझे किसी किसी एक टॉपिक पे बोलना है, फॉर एग्जांपल एनिमल पे बोलना है, और एनिमल के बारे में 4 पैर लेग्स क्या क्या होते हैं, जिनके जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या, मेरी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसको बोल सकते हैं बैरियर्स आ जाना। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं बैरियर्स आना। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं आपके सेमेंटिक बैरियर्स हैं। उसके बाद आ जाइए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है भैया? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ, तो अब क्या मैं बोल रहा था? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहने का मतलब है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो रहे थे सर, उसमें दिक्कत आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी एक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मान लो मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर सुपरवाइजर को सीईओ से बात करना है, तो क्या वो डायरेक्टली बात कर सकता है? नहीं। तो उसके बीच में जो बात करने में दिक्कत आएगी उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है these arise due to the structure and environment of the organization. The common causes for these may be include hierarchical structure. हायरार्की का स्ट्रक्चर है, उस वजह से क्या हो सकता है? उस वजह से इसमें आपके बैरियर्स आ सकते हैं। stringent रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर डिस्कस्ड बिलो। तो देखो, रूल्स रेगुलेशन की वजह से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से, स्ट्रिंजेंट रूल्स की वजह से, हायरार्की स्ट्रक्चर की वजह से, इन सब की वजह से अगर दो लोगों के बीच में जो बहुत ही लो लेवल पे और हाई लेवल पे हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर बात करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देखिए क्या कह रहा है, एक दो एग्जांपल्स मैं लेके आपको समझाता हूं। कह रहा था पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आल्सो हैव इंपैक्ट ऑन द फ्लो ऑफ मैसेज अमंग एम्प्लॉइज। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉइज के बीच में बात करना भी क्या सर बैरियर्स लेके आ सकता है। देखिएगा, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन हु आर इन डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की, दैट इज सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। If the superiors are authoritarian and not ready to listen and accept messages from subordinate, then there will be problems in communication. ये वही बात हो गई ना, मैंने अभी जो बताया कि अगर सीईओ जो है वो सबसे लोअर लेवल की बात नहीं सुनना चाह रहा, वो कह रहा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जाओ, डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलो, तो फिर क्या होगा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे बैरियर्स। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। चलिए, द चॉइस ऑफ मीडियम ऑल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन इफेक्ट में। हम ये भी बात बिल्कुल सही है कि बोल रहा भाई साहब कि आपको क्या करना है? लेटर के थ्रू जाना है, एक एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन देके फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट आएगा, फिर उसके बाद अपर लेवल मैनेजमेंट जाएगा, तब तो लेटर उसका पता नहीं कहाँ अटका पड़ा होगा। अब मीडियम का इंपॉर्टेंट बड़ा है। अगर आप मीडियम डायरेक्टली बात करने का रखते हो तो इजी कम्युनिकेशन होगा, और अगर आप मीडियम मतलब जिस स्रोत, किस तरह से बात करना है, किस तरह से आप तक पहुंचना है,
एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय अगर सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करना हो तो उसका मीडियम क्या होना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है माइंड से रिलेटेड, ओपिनियन, इमोशन, इंटरेस्ट, अटेंशन, पार्टिसिपेशन, इन सब को लेकर। जैसे आप देखो, जब आप मतलब टीचर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, या कोई भी कम्युनिकेट कर रहा है, अगर वो किसी बात को लेकर ना परेशान है तो उसकी बातें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगी, वो बात नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसके ओपिनियन अच्छे से नहीं होंगे। लेकिन अगर जो खुश होगा, जो अच्छे तरीके से सारा काम किया, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, तो उसकी बातें जो है बिल्कुल अलग होगी। तो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है माइंड की वजह से। किसकी वजह से? माइंड की वजह से। जैसे अभी मेरा फोन आया तो मैंने क्या किया, मैं उसको बंद करने के लिए गया, उस समय मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। एकदम लाइव टू लाइव नहीं जी। कह रहा था मेन टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर गिवन बिलो। देखो क्या कह रहा है, इफ एनी वन ऑफ द सेंडर और रिसीवर्स और बोथ डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है, देन दे विल नॉट बी एबल टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन, हेंस कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव। ये भी बात सही है कि अगर साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड, अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो इफेक्टिव नहीं होगा, भरोसा नहीं करेगा तुम्हारे पे, है ना। पर्सन विद द इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैव अ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। Communication will not be effective if the communicator acts judgmental or jumps to the conclusion without even understanding the complete message। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, जो बोलता ही नहीं है, तो उसको लिए क्या होगा, वो डिफिकल्ट होगा उसको बोलिए बोलना। तो अब आप उसको जज कर लीजिएगा कि भाई ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, एकदम बेकार है, नहीं समझ में आता है, तो फिर ये क्या है, ये तो गलत हो जाएगा बिना उसके मैसेज को समझे हुए। तो कह रहा है इट इज नॉट गुड फॉर द बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दोनों के लिए सही नहीं है। कह रहा है एन इनअटेंटिव पर्सन विल नॉट बी एबल टू रेसिप्रोकेट प्रॉपर्ली। ये भी बात, जो अटेंटिव नहीं है, जो चीजों को तुरंत ऑब्जर्व नहीं करता है, देख नहीं पाता है, अटेंटिव नहीं रह पाता है, वो उसके लिए भी क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये सारे बैरियर्स क्या आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल, माइंड से रिलेटेड चीजें है। नहीं क्या, देखो ये भी कह रहा है इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू कम्युनिकेट व्हेन शी इज एंग्री। जब वो गुस्सा है तो उसको, या सैड है या वरीड है, तो वो फोकस नहीं कर पाएगा चीजों पे। सी है वरीड, सी विल नॉट बी एबल टू फोकस नहीं कर पाएगा और चीजों को बता नहीं पाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिससे एक इंसान आप कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। सो इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आप गुस्सा में हो कुछ भी प्रॉब्लम मत करिए, जब आप बहुत हंसी मतलब खुश हो तो भी कुछ प्रॉब्लम मत करिए, क्योंकि जब आप सैड और हैप्पी दोनों में जब आप बोलते हैं तो आप अपने माइंड के काबू में नहीं होते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है। नहीं जी। अब सोशल बैरियर्स क्या कह रहा है, वन ऑफ द मेजर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज द सोशल और स्टेटस और कम्युनिकेटर और द ऑडियंस। हाँ ये भी बात है, सोशल बैरियर, अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं उससे बात कर लूंगा, हो ही नहीं सकता। अरे मैं वो हूं, मैं उससे बात कर लूंगा, हो ही नहीं सकता। तो ये रैंक, स्टेटस, एज, क्वालिफिकेशन, जॉब, पोजीशन, इस बेस पर जब डिवीजन होता है और जब कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है तो हम उसको कहते हैं क्या, सोशल बैरियर्स। आइए उसके बाद है जी कल्चरल बैरियर्स। उसके बाद क्या है, कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर कल्चर की वजह से होता है। किसकी वजह से, कल्चर की वजह से। जैसे अगर मान लेते हैं, देखो इंडिया में तो हर 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है, सिंबल्स बदल जाते हैं, उसके ट्रेडिशंस बदल जाते हैं। तो कल्चरल बैरियर होता है जब कोई एक पंजाबी मान लो कि किसी बंगाली से मिल रहा है, तो उस समय वहां पे कल्चरल बैरियर्स आ सकते हैं, बात करने में दिक्कत आ सकती है, उनके रीजन्स, उनके रिलीजन्स की वजह से, उनके रिचुअल्स की वजह से दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ साइंस एंड डिफरेंट कल्चर्स कैन क्रिएट कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत सारे लोग ना इसको ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छा मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत सिंबल में ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये कल्चरल बैरियर्स है कि भाई आप किस तरह से सामने वाले कुछ चीजों को समझ रहे हो। बोल रहा है कि जब आप देखो, व्हेन अ पर्टिकुलर ग्रुप गेट्स स्टीरियोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी, जेंडर, फेस, रिलीजन। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो अपना एथनिक्स कपड़े पहनते हैं जेंडर, रेस, रिलीजन के बेस पर, वो भी क्या होते हैं, वो भी उस स्टीरियोटाइप करे जाते हैं। जैसे अगर पगड़ी को पहना तो पंजाबी ही होगा, दाढ़ी को बहुत ज्यादा बढ़ाया और कुर्ता पजामा पहना है तो वो मुस्लिम होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तिलक लगा ले तो पंडित होंगे, ऐसा ये क्या है, ये बैरियर है, कल्चरल बैरियर है। ठीक है, द राइट्स एंड रॉन्ग्स आल्सो वेरी फ्रॉम द कल्चर टू कल्चर, कम्युनिकेशन इज हॉटेड, दीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बात बिल्कुल सही है कि कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो बहुत सारे लोग
मतलब बीफ को काट के ये जो वैसे तो ये सब नहीं करना चाहिए, मैं तो प्योर वेजिटेरियन इंसान हूँ, लेकिन कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, और हमारे ये में साथ में कहीं नहीं लिखा गया, इसको एकदम पाप माना गया है, ठीक है, तो इसको नहीं खाना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, तो खैर वो अलग मैटर है, लेकिन राइट और रॉन्ग कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी, जो जो जिसको बैरियर्स आ जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो जाएगा, मान लो डीफनेस की वजह से, बहरा है, विजन इंपेयरमेंट, दिखता नहीं है, स्पीच डिसऑर्डर से, बोल नहीं पाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो इन सब की वजह से जब आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। उसके बाद है परसेप्चुअल बैरियर्स। अब देखो परसेप्चुअल बैरियर्स ना, वो आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड है कि आप किस सेंस में किन चीजों को लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, उस ग्लास में आधा ग्लास पानी है, ये देखो ये बन गया ग्लास, ठीक है, ये बन गया ग्लास, है ना, अब पानी, यहां पानी है, ठीक है, पानी है। अब इसको कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, ये ना, तो उनकी परसेप्चुअल, इसको बोलते हैं कि फिजिकल, क्या बोलते हैं इसको, परसेप्चुअल बैरियर्स बोलते हैं, कि भाई साहब अपनी थिंकिंग के हिसाब से आप इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अपने सेंसेस के हिसाब से आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, कि कैसे हम चीजों को परसीव करते हैं वो बताते हैं। और इसी में परसिवरेंस, कुछ सामने वाला कुछ और बोल रहा था और आप कुछ और समझ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं परसेप्चुअल बैरियर्स। एटीट्यूड बैरियर्स होता है, एटीट्यूड, वैल्यूज, मॉरल्स, कम्युनिकेटर्स, है ना, ये इसकी वजह से होता है। देखो क्या कह रहा है, एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स, सिचुएशन ही हैड फेस्ड, हिज नॉलेज, बैकग्राउंड। ये बात बिल्कुल सही है, हर इंसान का जो सोचने का करने का तरीका जो होता है बिल्कुल होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब के एनवायरनमेंट में जी रहा होता है, उसकी नॉलेज अलग होती है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है, और उस हिसाब से अगर वो कम्युनिकेट करता है तो वो उसकी डाइवर्सिटी, उसकी चीजों को बताता है। तो एटीट्यूड बैरियर्स कहने का मतलब है कि अब सामने वाला कैसा जिस इन्वायरमेंट में रहा है उससे क्या इफेक्शन हो रहा है। चलिए उसके बाद है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर मतलब, इमोशनल मतलब आप देखो कितने इमोटिव हो, है ना, क्या कह रहा है देखिएगा, द इमोशनल IQ ऑफ ए पर्सन डिटरमाइन द ईज एंड कंफर्ट विद विच दे कम्युनिकेट। ए पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड द पीपल हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर द फेस। देखो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई इमोशनली वीक है तो भैया उनको दिक्कत आएगी, वो बात करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर कोई इमोशनली स्ट्रेंथ है उसका, वो अच्छे से क्या कहते हैं मैच्योर है इमोशंस को लेकर, तो बहुत अच्छे से बात कर पाएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। लिंग्विस्टिक बैरियर, ये देखो लैंग्वेज बैरियर सेमेंटिक का ही पार्ट है। लिंग्विस्टिक बैरियर लैंग्वेज बोलने को लेकर है और सेमेंटिक बैरियर वर्ड्स टेक्स्ट को लेकर है, इसलिए ध्यान रखिएगा लैंग्वेज बैरियर हमेशा बात किसकी करेगा, लैंग्वेज बैरियर बात करेगा जो कम्युनिकेशन की है, बात की है कि एक बंदा, हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ और बोला जा रहा है, 10 किलोमीटर आगे में कुछ और बोला जा रहा है, उसके वहां का कल्चर अलग है, वहां का इन्वायरमेंट अलग है, ये वाला। तो लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज को लेकर है, बोलने को लेकर, स्पीकिंग को लेकर, ठीक है। क्या कह रहा है, द लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। द फैक्ट दैट द ईच मेजर रीजन हैज इट्स ओन लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बात बिल्कुल सही है, हर 10 किलोमीटर एरिया में कुछ ना कुछ भाषाएं चेंज होती रहती है ना, और वही क्या है, वो एक लैंग्वेज का बैरियर है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। सम एडिशनल बैरियर्स होते हैं, एक फिल्टर होता है, फिल्टरिंग, है ना, जो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सम एग्जांपल्स ऑफ फिल्टरिंग इंक्लूड मैनेजर्स हु कीप हिज डिवीजन पुअर सेल्स फिगर फ्रॉम हर बॉस एंड वाइस प्रेसिडेंट फियरिंग द बैड न्यूज मेक हिम एंग्री। तो भाई साहब फिल्टरिंग बोलते हैं कि जब सामने वाला क्या कर रहा है, उसके रिएक्शंस को जज कर रहा है। जैसे अगर किसी का सेल्स कम हो गया तो उसका मैनेजर गुस्सा होगा, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, वो सामने वाले को बता ही नहीं रहा। सेलेक्टिव परसेप्शन होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेकर सेलेक्टिव हो जाते हैं, है ना, कि जो मतलब दो लोग साथ में जा रहे हैं तो कुछ वो अलग टर्म्स में देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दिस मीन पर्सन सीज फील्स हर्ट व्हाट ही वांटेड टू एंड स्किप द इंफॉर्मेशन व्हिच आर इन। हाँ, सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब आपकी अपनी सोच, जो आप चाहते हैं वही वो समझते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं समझते, सीधा सीधी बात है। और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मतलब होता है एक साथ बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर लेना। तो ये सारे क्या थे, ये सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने के लिए बैरियर्स थे। ये सारा होना मतलब आपका कम्युनिकेशन में बैरियर होगा ही होगा। अब सेलेक्टिव परसेप्शन सोचो कि आपको मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको में से आपको एक ही चीज समझ में आया, मान लो कि दो चीज समझ में आया, एक चीज समझ में आया, फिजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर। उसके बाद आप बोलेंगे सर आप सेलेक्टिव परसेप्शन कुछ और होता है, ये कुछ और होता है ना।
मतलब सीधा सीधी कि जो आप समझना चाह रहे हो वो समझ लिए, जो नहीं समझना चाह रहे आप उसको हटा दी, सीधा सीधी बात है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। और कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।